नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो भूगोल वाला टॉपिक चल रहा था उसका दूसरा लेसन और वो है भूकंप एवं ज्वालामुखी। इससे पहले हमने पहला लेसन पढ़ चुका था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें ये टॉपिक आया था तो मैंने सोचा कि इसको भी इसी के साथ खत्म कर देते हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करिएगा। और एक चीज आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। उपलब्ध है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भूकंप एवं ज्वालामुखी। इससे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट होंगे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर मुझसे कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं तो आप हमें जरूर बताइएगा। उसके लिए हम आगे से जब भी वीडियो इस टॉपिक की बनाएंगे तो उसमें उसको कवर कर दिया जाएगा। हमारी कमियों को जरूर आप निकालिएगा, इससे हमें सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करते हैं भूकंप। भूकंप आखिर होता क्या है और वो कैसे आता है, किस तरह से आता है, कितने प्रकार से आता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भूकंप की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो संरचनाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि पृथ्वी में अनावश्यक रूप से हलचलें होने लगती है, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है वो कांपने लगती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के जैसे आप 100 किलोमीटर एरिया के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाने पर दुर्बल मंडल वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल वाला क्षेत्र पाया जाता है। उस दुर्बल मंडल में लिक्विड भी परतें पाई जाती हैं। लिक्विड भी परतें उस दुर्बल मंडल में पाई जाती हैं जो तीन तरफ से अपनी गतियां करती रहती हैं। कौन कौन सी? तो एक रूपांतरी गति होता है, एक अपसारी गति होता है और एक अभिसारी गति। काफी महत्वपूर्ण है। और इससे पूछे कि प्लेटो संबंधी, मतलब ये प्लेटो संबंधी प्लेट है, और प्लेटो संबंधी गति का नियम किसने दिया था? तो वेगनर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ये प्लेटो संबंधी गति का नियम दिया था। तो जैसे पृथ्वी के 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो दुर्बल मंडल वाला क्षेत्र पाया जाता है, उसमें जो लिक्विड भी जो है परतें पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, ऐसे लिक्विड भी परतें पाई जाती है। उन परतों में जब गति होती है तो वो गतियों को तीन पार्टों में बांटा जाता है, रूपांतरी गति, अपसारी गति, अभिसारी गति। और उसका नियम किसने दिया था? तो वेगनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, याद रखिएगा। जैसे अब होता क्या है कि जैसे ये गतियां करती है, जैसे मान लीजिए कि वो प्लेटें जब उनमें गतियां होती हैं तो रूपांतरी गति मान लीजिए कर रही है, तो ये गति ऊपर और नीचे की गति करती हैं। और जब दो प्लेटें ऊपर नीचे गति करती हैं तो उस स्थिति में भूकंप आने की संभावना रहती है, यानी पृथ्वी में थोड़ा टसमस होने लगता है, उसमें कंपन होने की प्रक्रिया होती है, उसको रूपांतरी गति कहते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि प्लेटों का अपना ऊपर नीचे खिसकना। ठीक, उसके बाद जब दूसरी गति करती है अपसारी गति, तो दो प्लेटें जैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं और दो प्लेटें जैसे दूर हटने लगती हैं, और जब दूर हटने लगती है तो वैसी स्थिति में ज्वालामुखी आने की संभावना रहता है। ज्वालामुखी जैसे दूसरे हटेंगे तो अब पृथ्वी के अंदर जो भी अयस्क होंगे, पदार्थ होंगे, वो उज्ज्वलशील होंगे पदार्थ, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। जब अपसारी गति करती है, प्लेटें करती हैं अपसारी गति, यानी कि एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं जब प्लेटें, उस स्थिति में ज्वालामुखी आने की संभावना रहता है। लेकिन जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे से जब टकराती हैं तो एक दूसरे के ऊपर उठती हैं, और ऐसे ऊपर जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिसारी गति कहते हैं। और इस स्थिति से क्या होता है कि पर्वत का निर्माण होता है। तो जो पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं, वो प्लेटें में गति होती है, तीन तरह की गति होती है, वेगनर ने दिया था, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। रूपांतरी गति से भूकंप आता है, अपसारी गति से ज्वालामुखी आता है, और अभिसारी गति से जो है पर्वतों का निर्माण होता है। संबंधी जो है वेगनर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए, एक चीज देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के जहां से एक भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ये पूछा जाता है, पूछा गया भी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
तो उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है। और जैसे ये भूकंप धीरे धीरे इस क्षेत्र में ऐसे ऊपर जाता है और हमें महसूस होता है, मतलब जहां हमको महसूस होता है इस क्षेत्र में, उसको हम अधिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उद्गम केंद्र जहां से उत्पन्न होता है और जहां महसूस होता है उसको अधिक केंद्र कहते हैं। दोनों पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इस टॉपिक से ये पूछे गए प्रश्न होते हैं। जैसे जैसे जब भूकंप आते हैं, मान लीजिए कि ये भूकंप यहाँ से आया, तो वहां से तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। तो ध्यान रखिएगा तरंगे 3 प्रकार की होती हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहली तरंग को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, प्राइमरी लोब वेव्स जिसको कहा जाता है, सेकेंडरी तरंगे जिसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और तीसरा है लो वेव्स होता है जो लास्ट में सबसे आता है, सबसे धीमी गति से आता है। इनकी विशेषता, पहली की विशेषता की बात करते हैं तो प्राथमिक तरंगे जो होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आती है, जो काफी तेज होता है इसकी रफ्तार। और ये ऐसी तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाला तरंग होता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी तरंगे जो होती है वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, तो प्राथमिक तरंगे जो होती है वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ से और यहाँ, ये दोनों जगहों पर ये जब भूकंप आता है या तरंगे उत्पन्न होती हैं प्राथमिक वाली, तो वो महसूस किया जा सकता है। सेकेंडरी तरंगे 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की आती है, काफी उतनी तीव्र नहीं होती है इसकी गति सेकेंडरी तरंगे की, तो ये सिर्फ अधिक केंद्र पर महसूस आप कर सकते हैं। लेकिन जो लो वेव्स होती है, लास्ट वाली जो तरंग होती है, जो 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती है और ये काफी लो होती है, जिससे लो होने के कारण जो है ये सबसे विनाशकारी होती है। मान लीजिए कि इसकी गति तीव्र नहीं है, तो ये धीरे धीरे जाएगी, तो जिस एरिया में ये कंपन उत्पन्न करते हैं तरंगे, उस एरिया के जो कंट्रैक्शन सिस्टम बनाए गए होते हैं या घर द्वार बने होते हैं, तो वो सब टूटकर गिर जाते हैं। तो सबसे विनाशकारी जो होता है लो वेव्स, लो तरंगे 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती है। अब भूकंप से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है, अध्ययन की पूछे तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ में किया जाता है। लेकिन भूकंप का तीव्रता का मापन की कितनी तीव्रता से भूकंप आया है, उसको रिएक्टर स्केल पर उसका मापन किया जाता है। तो ये थे भूकंप के इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको समझाना चाहता। अब अगले पार्ट में, मतलब कि इसी वीडियो में हम जोड़ देंगे, ज्वालामुखी वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं ज्वालामुखी पर। तो देख लीजिए, भूकंप हमने पढ़ लिया, अब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? देखिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वह प्राकृतिक क्षेत्र या दरार जिससे होकर के गर्म लावा या मैग्मा निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक का वो क्षेत्र जहां से गर्म लावा या मैग्मा जिसको आप कहते हैं वो बाहर निकलता है, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी जैसे अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी के अंदर वाला पार्ट होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। पूछा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी के अंदर इसकी आवश्यकताएं ज्यादा हो जाती है, ज्यादा पृथ्वी के अंदर गर्मी हो जाती है, या आग मतलब पृथ्वी के अंदर ज्यादा आग उत्पन्न होने लगता है, तब वो चीजें जो है उस पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर निकलता है, और वो जब बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा का रूप दे देते हैं। तो अंदर मैग्मा, बाहर आता है लावा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ये है कि ये क्षेत्र जो जहां से ये मैग्मा बाहर निकलता है, पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र वाले भाग जहां से निकलता है, उसको क्रेटर कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, क्रेटर इसको कहते हैं। लेकिन एक चीज और कि जब पृथ्वी के अंदर से जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, तो उसमें से सबसे ज्यादा मात्राएं क्या निकलती है, तो जल वाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसमें एसिडो की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर जल वाष्प न रहे तो एसिडो की मात्रा जो है सबसे ज्यादा उसमें पाई जाती है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, अंदर हो तो मैग्मा, बाहर निकलता है तो लावा, और धीरे धीरे उससे जब वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है, कह सकते हैं, तो आप ये धीरे धीरे कह सकते हैं कि कठोर रूप का धारण कर लेता है और वो एक पत्थर का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, जब हम चट्टान पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, तब उसको हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि चट्टान भी 3 प्रकार की होती है, उसके टॉपिक में हम बात करेंगे।
अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी इसको कह सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें से हमेशा मैग्मा जो है बाहर निकलता रहता है, हमेशा उससे आग बबूले, आग वो जो होते हैं पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, तो उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो जिसमें संभावना रहती है कि यहाँ से जो है ज्वालामुखी निकल सकता है, तो वहां से संभावनाएं रहती हैं, तो उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका फेमस एक ज्वालामुखी है विसुविनियस। विसुविनियस इटली का जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है फेमस है। यहाँ पर जो है संभावना है कि ज्वालामुखी जो है निकल सकता है, तो ये इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी में रखा जाता है। पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी जहां से मैग्मा या लावा, यानी कि कह सकते हैं ये कि ये जो मैग्मा और लावा होता है वो निकल रहा था, अब वो नहीं निकलेगा, वो मृत हो गया है, वो शांत हो गया है, अब वहां से जो ज्वालामुखी जो है नहीं निकल सकता, उसको मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे एकांगुआ, एंडीज पर्वत की श्रृंखला पर एकांगुआ ज्वालामुखी जो है वो है, तो वहां से अभी निकल रहा था, अब वहां नहीं निकलेगा। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रसुप्त जो है क्या कहते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, तो मैंने इसको लिख दिया हूं कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है शांत या मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांगुआ एंडीज पर्वत पर जो है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईरान का एक ज्वालामुखी नाम आता है देवबंद। ईरान का ये ज्वालामुखी है, ये भी जो है प्रसुप्त या शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, तो ये भी पूछा गया है। जितने मैं लिखा गया उन सभी पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्वालामुखी से, जैसे समझ लेते हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट है। जैसे किलामू हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है, किलामू हवाई द्वीप, जहां पर जापान ने इस पर बम बरसाए थे, तो ये किलामू हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मैप वाले में देख लीजिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है किलामू हवाई द्वीप। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलामू हवाई द्वीप, अमेरिका के द्वीप पे स्थित है किलामू हवाई द्वीप, और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है और विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मतलब इसको कह सकते हैं कि ऐसे ऊंचाई होता है तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर, धरातल पर से इसकी ऊंचाई की माप की बात हो रही है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। अर्जेंटीना नीचे है, दक्षिणी अमेरिका के नीचे वाला देश है अर्जेंटीना, और चिली के बॉर्डर पर स्थित है और विश्व में सबसे ऊंचा पर स्थित, यानी कि ऊंचाई कह सकते हैं आप, यहाँ गलत लिख दिया, ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो, ऊंचाई पर स्थित है ये, और ये सबसे, ये जो कोटोपैक्सी इक्वाडोर है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, लेकिन ये जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित है। और याद रखिएगा ये तीनों जो सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद स्ट्राम्बोली का नाम आता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है और ये भूमध्य सागर में स्थित है, जो कि जब वहां ये इसमें आगे और लावा निकलती है तो वहां पर एक प्रकाश का रूप धारण करती है, इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत ये भी आएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो बैरन है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद नाकोंडम ज्वालामुखी भी नाम आता है, भारत का ही है, जो ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा बैरन ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भारत का एक सक्रिय महत्वपूर्ण ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी। और एक और पॉइंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये थे हमारे भूकंप और ज्वालामुखी के इंपोर्टेंट पॉइंट, मैंने अपने प्रयासों से पूरा कवर किया इसमें।
तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।